प्रेजेंटेशन का लिंक ग्रुप में डाल दिया था, आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया किसी ने? चलो ऐड करवा देते हैं। वो भी मेरे को अभी देखना है कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन कोई क्यों आपको ऐड नहीं कराया। ठीक है, विल फिक्स दैट। आपको मैं पर्सनली भी भेज दूंगा। जस्ट अ मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम, अब आ रही मैम। कब के लिए? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीली आप बुलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट, ओके ओके ओके। हाँ, ये वाला जो वर्क है वो बेसिकली हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, क्योंकि ट्रेसिंग वर्क जो है वो आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे और ये टूल जो है वेक्टर टूल जो है वो इतने ज़्यादा काम आते हैं, आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। बेसिकली हर तरीके का डिज़ाइन जो है वो शुरुआत में हमको वेक्टर टूल्स को लेकर ही चलना होगा। फिर उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा इमेज एडिटिंग में जाएंगे, इमेज रीटचिंग देखेंगे, इमेज की कलर करेक्शन देखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम ये डिज़ाइन आर्ट वर्क में जा रहे हैं। ठीक, सो वेक्टर ग्रुप जो है वो हमारा पेन टूल से लेकर शेप टूल तक के सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी सारे के सारे टूल्स इसके अंदर वेक्टर टूल कहलाएंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पेन टूल रहता है जिसके अंदर ढेर सारे अदर पेन टूल्स ऑप्शंस होते हैं और एक कन्वर्ट पॉइंट टूल होता है। राइट, इसका यूज़ जो है वो कैसे करना है हम लोग देखेंगे। और वर्क जो है आपने पेन टैब यूज़ किया था, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेन टैब के साथ? थोड़ा हार्ड था। तो पेन टैब की कुछ आपको प्रैक्टिसेस बताता हूँ जिससे आपका पेन टैब का जो वर्क है वो अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है। ठीक है, सो शुरुआत करने के लिए जब भी पेन टैब्स के साथ आप वर्क करो तो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत मायने रखता है पेन टैब के लिए। तो इस सेक्शन में आपको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। बी शॉर्टकट है ब्रश का, आपको पता ही है। ये शिफ्ट दबा के अगर हम लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन खींचती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ शेप्स बनाने होंगे। ठीक है, और इनको कॉपी कर लीजिए। अब क्लोन करने के भी तरीके अलग अलग हैं। अगर आप कंट्रोल करके क्लोन करेंगे तो ये होगा कि आप उसी लेयर के अंदर पे कॉपी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके पिक्सल्स जो हैं वो उतने ज़्यादा ढेर सारे पिक्सल्स नहीं हैं, तो हम इसको कंट्रोल ए करके भी खींचते हैं तो अब उसी लेयर पे जाके वो पैनलिंग हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट इज हियर। अब प्रैक्टिस के लिए आपको पेन टूल के साथ अगर वर्क ज़्यादा बढ़ाना है तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, शेप बनाना शुरू कीजिए। तो आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर हो जाएगा। एक बॉक्स जो होगा वो सर्कल से फिलअप करेंगे। ये वार्म अप स्केच होगा, यानी कि शुरुआत करने से कोई भी आर्ट वर्क बनाने से करीब आपको 10-15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप आराम से ये दीजिए, है ना। अब ये कितने हो सकते हैं, ये बेसिकली देखो 16-20 नहीं होना चाहिए, 19-20 हो सकता है। दैट मीन्स इसका साइज़ और इसका साइज़ जो है वो 19-20 हो सकता है। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम जो काम करता है ब्रेन का वो इसी वे में काम करता है। आपका हाथ कभी भी स्टडी नहीं हो सकता, स्टडी हाथ हो गया दैट मीन्स यू आर डेड। हाँ, तो ये नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड फ्लो होता है, इसके कारण से हमारा हल्का वॉबल करता है। तो डिज़ाइंस के कोऑर्डिनेशन क्योंकि बराबर हमारा अभी दिमाग जो है ना वो ट्रेन नहीं होता है बराबर कोऑर्डिनेशन के लिए, इसलिए गड़बड़ होता है। तो 19-20 हो सकता है।
इट इज़ बट नेचुरल, बट 16-20 नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ये इतना साइज़ का बना और यहाँ पे इतने साइज़ का बन रहा है ना, या ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेंटेन करके रखें। तो ये आप 5-5 बनाएंगे ना प्रतिदिन, तो आपको हेल्पफुल होगा। प्लस उसके बाद आप इसको फिर शेप चेंज करके बनाइए। राइट, तो सबको जिनका हाँ आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बनाना होता है ना, ये प्रैक्टिस करनी होती है। तुम डिजिटल के साथ करोगे तो डिजिटल पेंटिंग और इम्प्रूव हो जाएगी, ऑलरेडी तुम्हारी अच्छी इम्प्रूव्ड है और अच्छी हो जाएगी। तो ये बनाना पड़ता है, ये प्रैक्टिसेस करनी होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही हाल रहेगा कि जो वहाँ पे जितना था उतना ही साइज इधर पे भी रखना है, कोशिश करना है कि सिमिलर रहे। फिर ये शेप रहेगा, कर्व में आ जाओगे आप, है ना, वैसे चलेगा। फिर ट्राइंगल एंड सो ऑन, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो एक शीट अगर आप भरते हो प्रतिदिन अपने काम से पहले, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये डिजिटल स्केचिंग करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। दूसरा चीज़ 3D स्पेस ड्रॉ करना, है ना, तो इसके लिए पर्सपेक्टिव नॉलेज लगता है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव नॉलेज, तो वो आप यूज़ करके डेली प्रैक्टिस करेंगे कि 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे नज़र आ रहे हैं या किस तरीके से। तो ये आपका स्केचिंग के दौरान आर्किटेक्चरल जब ड्राइंग करते हैं ना, उसमें ये अच्छा बेनिफिट मिलता है। प्लस दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए ये भी प्रैक्टिस कीजिए। वही तो, हाथ को फ्री करना, और एक जितनी लाइन है नेक्स्ट लाइन बड़ी होती जाएगी, पॉइंट गैप बढ़ता जाएगा। हाँ, पॉइंट गैप बढ़ता जाएगा, फिर स्ट्रेट में करते जाएंगे आप। हाँ, बढ़ाते जाइएगा, फिर गैप बढ़ाते जाओगे आप, है ना, तो वो बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बड़ा होता जाएगा। नाउ ये जनरली काम कहाँ आता है, डिजिटल स्केचिंग और ट्रेसिंग जो पोर्शन है, ये हर जगह काम आता है। तो अगर हम लेआउटिंग खासकर करते हैं, जब डिज़ाइन जनरेट करना होता है, डिज़ाइन का आइडिया जनरेट करना होता है, तो उसको सबसे पहले स्केच किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाएंगे, ठीक है, और फिर उस इलस्ट्रेशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने लोगोज़ के लिए या किसी उस चीज़ के लिए। और जनरली मैं जहाँ तक इसको यूज़ करता हूँ, तो वो गेम्स और मूवीज़ के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए करता हूँ और कॉमिक्स डिज़ाइन करने के लिए करता हूँ। बाकी ये चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काम आ जाती है। ठीक है, सो लेट्स से कि प्रीवियसली आप लोगों के डिज़ाइन के उस सेमिनार में तो थे, राइट, तो उसमें हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग की हुई थी। तो हम यहाँ पे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपका आइडिया जनरेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू हो सकता है। हाँ, एग्ज़ाम चल रहा है, तो क्यों आप फ्री हो अभी? आपको क्या देखने चाह रहे थे? हम्म, घोस्ट वाला, बच्चे वाला। बस ये लास्ट एग्ज़ाम होगा, एक बार पूछ लेना। दो आज यही आखिरी एग्ज़ाम है ये कंप्लीट, हाँ, उसके बाद फिर आप। कौन बोल रहा? तो अभी थोड़ी ना जाएगा। एग्ज़ाम हो जाए फिर उसके बाद जा सकते हैं। हम्म, रह सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, हाँ?
अब डिपेंड करता है आप कौन सी आर्ट स्टाइल फॉलो करना चाहें। अब हो सकता है कि आप इसको नोज देना चाहें, या है ना, या इस तरीके की आर्ट स्टाइल यूज़ करना चाहें जो है ना आता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का कैरेक्टर बनाते हैं। नाउ डिजिटल पेंटिंग नहीं, अभी ट्रेसिंग वर्क दिखा रहे हैं। एक ही जन है यश। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। अब इसी डिज़ाइन को बनाते बनाते मुझे ये समझ में आया कि कोशिश कीजिए कि 2D फ्लैट जेस्चर से बचें। ये फ्रेश जेस्चर से बचें, इससे क्या होता है थोड़ा सा डिज़ाइन में ना फ्लैटनेस आती है, लेकिन आइडियाज़ क्विकली जनरेट करने के लिए बेटर रहता है। ठीक है, सो विल जस्ट डू व्हाट, हम इसको ऑफ करते हैं। आई 3D कर्व्स यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज करेंगे, और डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। है ना, थोड़ा सा वो तिरछा वाला जो फील होता है। आइज़ बहुत बड़ी हो गई तो हम है ना, रिफाइनिंग चलती रहेगी, पूरे टाइम रिफाइनिंग आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस पे आ गए, एंड देन इसको क्या करेंगे, लेयर में यहाँ पे फिल को कम कर देंगे, ओपेसिटी को कम कर देंगे, थोड़ा सा 4 में जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ब्रश के जो टूल्स होते हैं, प्राइमरी टूल्स तो ऊपर में मिलते हैं। यहाँ पे हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, है ना, ब्रश की गैलरी यहाँ से लोड कर सकते हो। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बस ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो 3 ऑप्शंस में ध्यान रखना, एक तो है कि इम्पोर्ट ब्रशेस, जो ऑनलाइन किसी के ब्रश होंगे तो वो आप इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। लेगेसी ब्रशेस विल बी, जो पुराने वर्जन्स थे उनके ब्रश पूरे के पूरे पैकेज यहाँ पे रहते हैं, वो आ जाएगा। और अगर आप कोई अपना नया ब्रश बनाना चाहते हो तो वो यहाँ से आएगा। उसको हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे जब डिटेल में डिजिटल पेंटिंग देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो जो हमारा आर्ट वर्क है उसमें ज़्यादातर हम लोग पेन टूल यूज़ करेंगे, तो हमें उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी इसका। ठीक है, और शॉर्टकट जो है F5 शॉर्टकट है ब्रश के पूरी सेटिंग्स लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस देखने होते हैं जब आप डिजिटल स्केच तैयार कर रहे होते हैं। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या करता है, ये आपके जो कर्सर होता है उसके सेंटर पॉइंट को डिनोट करता है। तो प्रेशर के अकॉर्डिंग वो सेंटर पे ड्रॉ होगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे
यहाँ देखो शेप डायनेमिक्स ऑफ हो गया। अब जब क्लिक करूंगा तो वो पूरे पे असर कर रहा है, एक बार में पूरा ब्रश पे असर कर रहा है। तो प्रिसाइज करने के लिए ये, और ये प्रेशर है, दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से प्रेशर बढ़ाते जाऊँ तो देखो ये धीरे से हल्के से डार्क हो जाएगा। पर वहीं अगर इसको ऑफ कर दूँ, यूनिफॉर्म स्ट्रोक पे रहेगा, है ना। तो ये क्या करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे और शेप डायनेमिक्स ऑन रखेंगे, और ब्रश टिप शेप में जाके 50 नंबर का या 60 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, 63 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा करेंगे ताकि हमको स्केच ड्राइंग के लिए ऑब्जेक्ट मिले, और जब स्केच तैयार हो जाता है, आपको लगता है कि अब फाइनलाइज है स्केच, तभी फिर आप इसके ऊपर में इसको ड्रॉ करें। ये प्रोबेबली, और इसको करने का तरीका सिंपल है कि आपको डिज़ाइन को एक ही स्ट्रोक में अचीव करना है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आप धीरे से ले गए ऐसे, नहीं, आपको एक स्ट्रोक में ही अचीव करना है। आउटर लाइंस जो हैं वो बड़ी रहेंगी, मतलब वो चौड़ी और बड़ी रहेंगी। अब कई स्ट्रोक्स जो हैं वो लगाने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इशू होगा, जो हमने कल देखा था। तो यहाँ इमेज रोटेशन में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, जो एनाटॉमी फ्लॉज थे उनको हमने ठीक किया। एनाटॉमी फ्लॉज एज इन जो मसल्स का फ्लो होता है, जहाँ पे गड़बड़ होती है, तो उसको हमने ठीक कर दिया। इस प्रोसेस में यही एक खासियत होती है कि सारी चेंजेस जो है वो आप कभी भी कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके डिज़ाइन में स्केच करते समय आप उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए या आपसे छूट गई, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब इस तरफ से नहीं बन रहा है, तो हम फिर से इमेज में जाके रोटेशन और फ्लिप कैनवस करेंगे। और अगर दोनों तरफ से फ्लिप में इशू हो रहा है, आर दबाइए, है ना, रोटेट करके एक जगह पे सेट कर दीजिए जहाँ से आप आसानी से उस स्ट्रोक को अचीव कर पाएँ। हाँ, कैनवस घुमा देते हैं, है ना, सेम चीज़। टेढ़ा लिखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी वो पढ़ता है और आसानी से लिख पाते हैं, है ना। अब अंदर की डिटेल्स जो हम लोग कर रहे हैं वो कम छोटे में करेंगे, तो ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसको छोटा कर देते हैं, और
कंट्रोल Z कर करके जब तक एक्यूरेट आपको ना लगे तब तक दिक्कत हो रहा है तो फ्लिप फ्लिप कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे स्केच को, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ एक चीज़ें जो हमें लगता है कि स्केच से वॉल्यूम डिफाइन होता है वो चीज़ रखेंगे। इरेजर के लिए ई शॉर्टकट है। ठीक है, ताकि नेक थोड़ा सा पतला नज़र आए। जहाँ जहाँ क्रॉस हो रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ वहाँ इरेज़र चला सकते हैं। अब नाउ इनके अंदर का कलर सिलेक्शन जो है वो बेसिकली कैसे करना है, तो कलर सिलेक्शन करने के लिए इस एक लेयर लीजिए और इस लेयर को नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब हमने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया है, W दबाएंगे, हमारा क्विक सिलेक्शन टूल आएगा। क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो हमारा 4 ऑप्शंस के साथ आता है, यानी बुलियन ऑपरेटर्स, यूनाइट, सब्ट्रैक्ट और एक्सक्लूड, है ना, इंटरसेक्शन जो होता है। यहाँ पे जो सैंपल साइज आपको दिख रहा है ये एक्चुअली कलर रेंज पे काम करता है। ये जो टूल है ये कलर रेंज पे काम करता है, यानी इसको उसी कलर के पिक्सल्स चाहिए होंगे तब वो उतने के पिक्सल्स को एक साथ सेलेक्ट करता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे वो उसके पीछे वाली जो लेयर होगी उसके कलर पकड़ के यूज़ करेगा। अभी फ़िलहाल इस डिज़ाइन में कहीं पे कोई पिक्सल नहीं है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये खाली हैं, राइट, ट्रांसपेरेंट एरियाज़ हैं। तो इन ट्रांसपेरेंट एरियाज़ को फिल करने के लिए अंदर पे आपको क्लिक करना होगा, और ये याद रखें कि जब भी आपको ऐसा फिल करें जिसमें कलर रेंज पे आधारित है तो पूरा शेप जो है वो बंद होना चाहिए, तब फिल होगा। अब जैसे यहाँ पे पूरा शेप जो है वो बंद नहीं है,
अब नाउ कलर करने के लिए सिंपली W दबा के इनके बीच में क्लिक करना है, तो हमें वो सिलेक्शन मिल जाएगा और नीचे एक खाली एम्प्टी लेयर रखेंगे जिसके अंदर कलर डालेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि अभी अगर मैं इस पर कोई कलर डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कोई सिलेक्शन लेता हूँ कलर का, कंट्रोल D किया मैंने, एज यू कैन सी यहाँ पे देखो वाइट वाइट कलर के गैप छूट रहे हैं। अब फेदर से करेंगे तो वो क्रिस्प लुक नहीं आएगा, एकदम क्लियर लुक नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेलेक्ट में, मॉडिफाई में, सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमको केवल सिलेक्शन के साथ काम करने के लिए। इधर पे एक्सपैंड एक ऑप्शन है, एक्सपैंड को कर दीजिए 3 पिक्सल, जनरली क्योंकि पर स्ट्रोक हमारा जो लग रहा है वो 3 पिक्सल पे चल रहा है, तो आप 3 पिक्सल सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। अब होगा क्या, जितना सिलेक्शन था वो एक्सपैंड होके उस आउटलाइन के अंदर चला जाएगा, तो आउटलाइन ओवरलैप कर ही रही है। अब अगर आप कोई भी कलर डालोगे एग्जैक्ट फिल हो जाएगा। यहाँ पे एजेस पे कहीं पे भी आपको राउंड वगैरह इशू नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैरेक्टर का कोई कलर यूज़ करने के लिए आप आसानी से कलर थ्योरी का यूज़ कर सकते हो, है ना, या रियलिस्टिक कोई कैरेक्टर लेके उसका यूज़ कर सकते हो। अब बीच में देखो यहाँ पे वाइट कलर का हिस्सा छूट गया है, तो उधर पेंट कर देते हैं, बाकी जितना हिस्सा है वो वैसे ही रहेगा। देन बॉडी, अब मुझे मल्टीपल सिलेक्शन लेने हैं तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि इतने एरियाज तो सब सिमिलर ही कलर के रहेंगे। ओके, एक्सपैंड करेंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड बाय 3, और स्किन कलर के लिए रेफरेंस भी ले सकते हैं आप, या फिर ऑरेंज में, या ऑनलाइन चाहें तो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू स्किन कलर का ला सकते हो आप। गलत जगह हमने इसको पुट कर दिया था, वी गोना पुट दैट ऑन द लोअर लेयर। लोअर लेयर का नाम आप कलर लेयर रख दो, और ऊपर वाली लेयर का नाम आप रख दो लेयर इंक। अब कुछ जगहों के कलर्स आप थोड़े से लेसर सैचुरेटेड कलर या लेसर ब्राइटनेस कलर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो उसका भी सिलेक्शन लेके बना सकते हैं आप। जहाँ जहाँ शेडोज़ हैं वहाँ थोड़ा सा डार्कर पुट कर रहे हैं। अब एक चीज़ है कि ये जो कलर है, आई शॉर्टकट है आई ड्रॉपर का, पिक कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, और ये जो कलर है सेम कलर की बोहें भी रहेंगी, क्योंकि आईब्रोज वही कलर की होती हैं, फेशियल एयर वही कलर का होगा जो आपका सर के बालों का कलर होगा। हाँ, क्या हुआ? क्या, किस चीज़ का? आप लोग का हो गया? आइज़ जो है वो पूरी ब्लैक रख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा शाइन के लिए। कंप्लीट ब्लैक नहीं रखेंगे,
मिक्स काइंड ऑफ कलर रखेंगे। और ब्लैक्स जो है ना, कंप्लीट ब्लैक्स, वो सॉकेट के आजू बाजू रखते हैं, इससे डेप्थ आ जाती है ज्योमेट्री के ऊपर में। और ये हिस्सा जो है वो और हल्का सा इधर भी शेड डाल देंगे। बीच का हिस्सा पिच ब्लैक होगा क्योंकि आइरिस एरिया जो होता है वो बिल्कुल ब्लैक रहता है, कंप्लीट ब्लैक। हाँ, जो बीच में प्यूपल एरिया होता है वो। और वाइट हाइलाइट्स, नाउ दांत के लिए भी हम सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट में जाके एक्सपैंड करेंगे 3 पिक्सल्स, और कलर में एक सिंपल कलर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये कलर जो है वो काफ़ी डल कलर है, ग्रे शेड का, तो इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। हम एकदम पिच वाइट नहीं करना चाह रहे हैं, बट वी हैड टू गो बाय सम पॉइंट। जी, पेंट बकेट का शॉर्टकट है पुट करने का, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो क्लियरली हमको समझ आए। इसको इरेज कर देते हैं और तो थोड़ा सा शेडोज़ के लिए अब क्या है, आपने क्लिप मास्क तो देखा ही है, हम लोग ने प्रीवियसली क्लिप मास्क भी यूज़ किया था। इसके ऊपर एक लेयर लगा के ना इसको क्लिप मास्क कर दो, ठीक है। और L शॉर्टकट है लेसो टूल का, तो फ्री हैंड लेसो टूल यूज़ करो आप इसके लिए। और क्या करो, सिंपली जैसे देख रहे हो शेडो बनाने के लिए, है ना, तो यहाँ से जो एरिया शेडो का गया है, दैट मीन्स यहाँ से लाइट आएगी या इस सेक्शन से लाइट आ रही है, तो हमको शेडोज़ जो हैं वो कुछ इस सेक्शन पे बनानी है। है ना, और ये हमने ऐड पे सेट किया हुआ है, हमारा ऐड ऑपरेशन ऑन है, तभी हम ये मल्टीपल सेलेक्शंस ले पा रहे हैं। और नहीं तो बिना इसके अगर सिलेक्शन लेना है तो शिफ्ट दबा के सिलेक्शन लेना पड़ेगा हमको। तो जहाँ जहाँ शेडो बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ वहाँ हम शेडोज़ बना रहे हैं। ऑल्ट दबा के अगर किसी भी हिस्से को हम सर्कुलेट करते हैं तो वो हिस्सा डिलीट हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, प्रोबेबली हमने मोस्ट प्रोबेबली जितना एरिया बना सकते थे हमने उतने एरियाज़ में इसको बना लिया है।
इसी कलर का लेसर सैचुरेटेड वर्जन लेंगे डायगोनली और कलर लेयर के ऊपर में पुट कर देंगे, है ना। अब डेप्थ वैल्यू आ जाती है, फिर थोड़ा सा और हाईलाइट वैल्यू बढ़ाएंगे और उन्हीं जगहों पर हाईलाइट देंगे जिन जगहों पर हमें लगता है कि शाइन्स आनी चाहिए, है ना। हाँ, कि कहाँ किस तरफ में यूज़ करना है इसमें। शेडो, हाँ, मतलब जहाँ डार्क वैल्यू है, ब्लैक वैल्यूज़ है, वो शेडो आ जाएगा, और जो हिस्सा वाइट वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ हाईलाइट बनते हैं, है ना। तो इमेज में जब एडिटिंग करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना रहता है हमको। लाइट्स जो हैं वो जनरली, अब इसके लिए जो लाइट है, नहीं, शेडोज़ के ऊपर नहीं बन सकता किसी भी कारणवश, क्योंकि हाईलाइट बनता कैसे है, किसी भी सरफेस के ऊपर में जब लाइट स्ट्रक करती है ना, हाँ, उस शेडोज़ नहीं आएगी। प्लस दूसरी चीज़, हाईलाइट्स भी अलग अलग टाइप की होती है। स्पेकुलर हाईलाइट्स अलग होती है, वो बनती है चिकनी सरफेस के ऊपर में। हाँ, और ओवरऑल हाईलाइट जो होती है, यानी कि एक हाईलाइट हर ऑब्जेक्ट के ऊपर में पड़ती है, वो कब पड़ती है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहे होते हैं। तो अगर मेरे सामने बॉटल है, तो जो बॉटल रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है, तो ये स्पेकुलर हाइलाइट्स कहाँ बनेगी, इसकी पूरी स्किन के ऊपर जहाँ जहाँ कर्व एरिया है वहाँ बनेगी। लेकिन इसका एक स्पेशल हाईलाइट होगा जो स्पेकुलर हाईलाइट के ऊपर बन रहा है, जो एकदम ज़्यादा ब्राइट है और वाइट है। वो तभी बनता है जब मैं उसको देखता हूँ। आप भी नहीं देख पाएंगे उस चीज़ को, लेकिन मैं देख पाऊंगा। आपके लिए स्पेकुलर हाईलाइट इधर कहीं बनना चाहिए और मेरे लिए इधर बनेगा, क्योंकि मेरा कैमरा यानी मेरा आई जो है वो एक तरीके से कैमरा पे बात करता है, और यहाँ पे जो बना रहे हैं वो भी कैमराज होते हैं। तो हमारा कैमरा जिस तरफ होगा ना, उस तरफ पे एक बनेगा। तो लाइट बाउंस होकर हमारी आँख पे आती है, तो उतने पे उधर बनने लगता है। तो एक स्पेकुलर हाईलाइट्स बनेगा, है ना, वो दोनों तरफ रहेगा। फिर एक होगा स्पेशल हाईलाइट, जिसमें आपको बीच में एक वाइट एरिया मिलेगा, मेरे को भी यहाँ एक वाइट एरिया मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो तो रहते ही हैं। इसके बाद एक बाउंस लाइट बनती है। वो तभी बनेगी जब जो सरफेस है वो ग्रे कलर के नीचे होगा। यानी अगर डार्क कलर होंगे ना तो उसमें नहीं बनेगी, लेकिन अगर ग्रे कलर के ऊपर है, जैसे वाइट पेपर हो गया, चमकदार ये हो गया, तो इनको अगर मैं ऐसा रख देता हूँ, है ना, तो इधर लाइट बाउंस होके ये जो हिस्सा दिख रहा है ये बाउंस लाइट है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अभी, ये कास्टिक है। इसको ऐसे नहीं समझना, क्योंकि ये बाउंस लाइट नहीं होगा। ये जो चमक रहा है ना, ये कास्टिक कहलाता है। यहाँ पे जो वाइट वाइट एरिया बनेगा ना हल्का सा, वो बाउंस लाइट कहता है। और कास्टिक तभी बनता है जब लाइट ट्रैवल कर पाएगी, है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो अंदर अगर कोई रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है तभी लाइट जो है वो कास्टिक बना के निकलेगी बाहर। तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए लगता है ये, ठीक है। और लास्ट जो वाइट वैल्यू आती है वो आती है कोर। कोर हाईलाइट होता है, कोर लाइट। कोर लाइट वो हिस्सा होता है जहाँ पे लाइट सोर्स के सबसे पास वाला हिस्सा जो होता है वो होगा कोर लाइट। हाँ, इसमें हेयर हो सकता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो बहुत ज़्यादा होती है, पूरे ओवरऑल सब से ज़्यादा, इवन इतनी होती है कि कई बार ये विजिबल नहीं होगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे, वाइट से पूरा भर जाएगा। इसलिए एनिमेज जब देखते हैं जापानीज़ एनिमेशन, तो उसमें लिप्स के बीच में एक हिस्सा इरेज कर दिया जाता है। कभी गर्ल का फ्रंट वाला व्यू देखोगे ना, तो बीच का हिस्सा इरेज कर देते लाइन को। वो रीज़न ये होता है कि वो कोर लाइट होता है, यानी वहाँ पे जब रियल कोई वुमेन को देखोगे और उसका लिप्स देखोगे, तो जब लाइट पड़ती है तो उनके लिप्स के उतने सेक्शन पे कोर लाइट के कारण वो हिस्सा बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो एनिमेज वगैरह जब ड्रॉ करते तो उन लोग क्या करते थे, मांगा में ब्लैक और वाइट ही हो सकता है और पेज ही वाइट है, तो उस पर वाइट कितना भी डालेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए वो लोग लाइन इरेज कर देते हैं उस जगह पे। सो यहाँ पे हमने स्पेकुलर हाईलाइट ले लिया है, ठीक है। एक स्पेकुलर हाईलाइट दे देंगे ताकि
3 कलर अलग अलग नज़र आए उस पर, ठीक है। यहाँ पे भी एक लगेगा ताकि वॉल्यूम इनका लगाने का तरीका ये रहता है कि इनके वॉल्यूम नज़र आने चाहिए, शेप कहाँ से कहाँ जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। और फ्री फॉर्म लेसों का फ़ायदा ये होता है कि ये एक थोड़ा सा डायनेमिक व्यू देता है आपको। सिलेक्शन लेके आप बना सकते हो कैसा वाला भी आपको चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ हमने बनाया नहीं था, इधर पे जितनी कर्व सरफेसेस हैं उन सब जगहों पे वो बनेगा, है ना। अगर इसको ऑफ कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। आइज़ हाँ वो बनी नहीं है ना अभी, है ना। हालांकि हमने इसके लिए एक ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करके इसको डार्कर वैल्यू दे दें, है ना। शेडो आ गया तो ख़त्म हो जाता है उधर पे, है ना। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो शेप वॉल्यूम नज़र आना चाहिए पूरे डिज़ाइन में, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपका डिज़ाइन में आपको कलर और आउटलाइन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़े, यानी हो सकता है किसी को चाहिए ही नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यही जो वैल्यूज़ हम बना रहे हैं ना ये और डिटेल होती जाएंगी, है ना। तो अभी जैसे ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे एक आ जाएगा डार्क वैल्यू, ताकि पता चलने लगे कि नोज़ कहाँ से कहाँ जा रही है ना। अगर जहाँ पे वॉल्यूम पे लग रहा है कि विड्थ बढ़ेगी वहाँ पे ये डाला जा सकता है। नाउ हेयर्स के लिए तो हाइल है, कहाँ पे टीथ के नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे भी शेडो बन सकती है, ऊपर में लिप के नीचे भी बनाते हैं, उसको भी ऐड करते हैं, है ना। तो ये क्लिप हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये क्लिप हो गया है तो इसको एक ऐसा ले लेंगे, और हेयर्स है तो क्योंकि हमने क्लिप मास्क यूज़ किया हुआ है तो हमें टेंशन नहीं जाएगी। और थोड़ा सा हाईलाइट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि बाल इसके गोल हैं, प्रोबेबली ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसा जा सकता है। और थोड़ी सी शेडोज़ जो यहाँ बनेगी, विड्थ वैल्यू इसमें आएगी। अब इसमें एक चीज़ और है जो इन डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो लाइट्स एंड शेडोज़ का क्लियर होना। अभी तो शेड हो गई, हाइलाइट्स हो गई, शेडोज़ बन गई, लेकिन इंकिंग लाइट एक चीज़ होती है, लाइट इंकिंग, जो कि कॉमिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा की जाती है, जिससे पूरा एक बार में डिज़ाइन में लाइट्स एंड शेडोज़ समझ में आने लगती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर में एक लेयर लगा लेते हैं और इसको कंप्लीट पिच ब्लैक रखेंगे, कंप्लीट पिच ब्लैक। और यही मेन वॉल्यूम क्रिएट करती है लाइट की। जैसे यहाँ पे ऐड कर दिया तो आपका मेन लाइट का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। इसमें से शेडोज निकलने लगेंगे ना। अब जो आइज़ है, आइज़ का नीचे का एरिया ये यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो एरिया होगा
इसको हम थोड़ा फिक्स कर लेंगे। जो कॉमिक्स में डिज़ाइंस में लगते हैं ना बहुत ज़्यादा पिच डार्क एरिया बनता है, वो ये सेक्शन से बनता है। और इसको बनाने का फ़ायदा ये होता है, इसको आप पहले भी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अभी बनाओ, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ना ये इंक बचाता है। जब प्रिंटर में जाते तो ब्लैक इंक जो है ना वो बहुत आसान, बहुत मतलब बोलना चाहिए कि बहुत आसान होता है उसको प्रिंट करना, ब्लैक कलर। तो आप अगर वो दे देते हैं तो उस जगह पे फिर आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले भी इसको दे सकते हो ताकि आपका जो कलरिंग वाला एरिया है वो और कम हो जाएगा, है ना। आइज़ जो हैं वो सबसे पहले इनका जो ये वाला सेक्शन है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पे लाइन आर्ट कर दी थी, इसके कारण से वो उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। एक्स टू टॉगल, है ना। और बाकी जितने शेड्स हैं तो यहाँ 2 ही शेड कर दो इसको। कलर्स में जाएंगे, और थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। साइकोपैथ टाइप का कोई कैरेक्टर। ठीक है, अब टीथ का जो पोर्शन था हम लोग, है ना, तो इसको सिंपली वॉल्यूम पकड़ना होगा यहाँ से, और यहाँ पे भी। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि दांतों के बीच में गैप्स भी आते हैं, है ना, तो उन गैप्स को थोड़ा सा कहीं कहीं डिफाइन कर दिया। दाढ़ी जो आगे ये वाला ना, इसको थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ऊपर से प्रोबेबली लेके देखते हैं। देन अब अगर हम चाहें तो लेट्स यूज़ दिस, इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जे, तो क्या होगा, एक हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको कंट्रोल ई कर देंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास एक शेप आ गया। अब इसके पीछे में सेपरेट शेप बनाने के लिए एम हमारा एलिप्टिकल टूल, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे, है ना। अब इसको हम प्रोबेबली वाइट कलर दे सकते हैं या ब्लैक कलर दे सकते हैं, इट्स अप टू आवर चॉइस कौन सा वाला देना है, या फिर जो भी कंपनी का साथ उसको जोड़ना है तो उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो प्रोबेबली हो सकता है येलो फिक्स करना हो, और फिर इसके अंदर
ब्लैक फिक्स कर देते हैं। तो ये लाइन आ जाएगी, है ना। और रही बात चेंज करने की, तो एनी टाइम हमारे पास कलर ऑप्शन है, वी कैन चेंज दोज कलर इनटू सम ब्रूटल कलर्स, राइट। अब इसके बाद इसके ऊपर में वी कैन डिज़ाइन कि अब हमें क्या देना है। प्रोबेबली हो सकता है टेक्स्ट देना हो, है ना। तो टेक्स्ट के आइडियाज़ बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, है ना। जनरेट करने के लिए हमने जैसे है ना, एक नाम हम यहाँ लिख ले रहे हैं। अब जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा रेफरेंस। तो या तो आप रेफरेंस लेके ट्रेसिंग कर सकते हो उसके ऊपर में, ठीक है। अब ये पूरा जो सेशन हमारा चलेगा, जैसे अभी फ़िलहाल हम लोग ने स्केच ट्रेसिंग की, अब इसके बाद हम लोग पेन टूल की ट्रेसिंग देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबली इन दी नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको पेन टूल की ट्रेसिंग देखेंगे, और फिर उसके आगे देखेंगे कि उसको और कितना एलैबोरेट कर सकते हैं, ना। तो इन डेप्थ में थोड़ा जाएंगे। नाउ ये मिल गया था क्या, ये पता नहीं, एक्चुअली मैंने इसमें राइट्स दिए हुए थे, बट हमारा द फॉन्ट है ना, ताकि कोई एक अच्छी फॉन्ट ले लें हम, और देखते हैं उसको कैसे। तो इसको 3D सर्च करते हैं कि क्या कोई 3D टाइप की फॉन्ट्स नज़र आ रही हैं क्या, जो हल्का एक अच्छा व्यू दे दे ना। LED बैश, ये भी अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। लेट्स टेक दिस वन, है ना, जिस अच्छा खासा उसमें ड्राइंग्स हैं, और यहाँ पे फॉन्ट का FONT फॉन्ट होम एक्सट्रैक्ट हियर, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फॉन्ट को। चलो ये हो गया। देन लेट्स गो राइट ओवर हियर और टी, और अगर हम पेन टूल यूज़ करते हैं तो हम किसी एक स्पेसिफिक पाथ पे अपने टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दूसरा लगाएंगे और क्लिक और ड्रैग कर देंगे, ताकि हमारा पाथ जो है वो कुछ ऐसा नज़र आए। एस्केप। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ है, और पाथ जो है उसके अंदर पे ये ब्लैक वाला एरो, दोनों एरोज़ हैं जो पाथ को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। तो ब्लैक वाला एरो जो है वो एक बार में कंप्लीट पाथ पकड़ेगा, और वाइट वाला एरो जो है वो एक एक करके इन नोट्स को एडजस्ट कर सकता है, ठीक। तो अभी इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नन कर देंगे फिल को जाके, बिकॉज वी डोंट नीड दैट, हमें चाहिए है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को टी सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। ये टी शॉर्टकट है। फ़ॉन्ट तो चेंज कर देंगे अपन, फ़ॉन्ट तो हम होम रखेंगे, अभी जो हमने होम रेगुलर लिया हुआ है वो फ़ॉन्ट ले लेंगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं। नाउ यू कैन सी कि टेक्स्ट जो है वो काफ़ी छोटी जगह पे स्थिर है। तो इसको यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है जो आपका टेक्स्ट को बड़ा जगह पे फिक्स करेगा, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके पास सिलेक्शन होना चाहिए पाथ टूल का, ये जो पाथ सिलेक्शन टूल है इसका, और आप जब जैसे ही कर्सर के ऊपर इसको ले जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा टर्न हो जाएगा, है ना। तो इसको बस आपको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, ठीक है। देन फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कीजिए और इस पूरे को सेलेक्ट करके, है ना, आप इसको दे दो। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो। अगर बड़ा कुछ है तो इसको इतना छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसको इतना ही रखें, और जो आपका डिज़ाइन है उसको अलग कर दीजिए,
और अब आप इसको कंट्रोल टी करके अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हो, जैसा आपको जितने साइज़ में इसको फिक्स करना है। एंटर, ए दबाएंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, शिफ्ट ए दबाएंगे तो वाइट वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या खासियत होती है शिफ्ट वाले में कि आपको ये डायरेक्ट, है ना, एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके आपको ये ऑप्शन दे देगा, तो आप अपनी मर्ज़ी से उस पॉइंट्स को, उसके बेजियर हैंडल्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा देने के लिए। और ब्लैक वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, और ये जो फिटनेस है इसका फॉन्ट जो है, अब इसमें क्या है कि एक सिचुएशन ये है कि ये क्योंकि फॉन्ट जो है वो इसके पैटर्न में नहीं है इसलिए अलग से नज़र आ रहा है ना। अब आप इसको कलर तो दे ही सकते हो, तो इसके लिए येलो कलर जो होगा वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, है ना, कुछ इस तरीके का। और जो डेप्थ हैं, शेडो डेप्थ हैं, वो नहीं आ रही हैं, तो शेडो डेप्थ के लिए या तो मैनुअली बनाएं, जैसे हमने इसकी बनाए थे मैनुअली बनाएं, या फिर लेयर पे डबल क्लिक कर दें। लेयर पे डबल क्लिक करने से क्या होगा, लेयर स्टाइल ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ड्रॉप शेडो में जाएंगे, ठीक है, और ड्रॉप शेडो को इतना सॉफ्ट नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका साइज़ कम कर देंगे, स्प्रेड साइज़ भी कम कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ओपेसिटी फुल। कलर्स डिपेंड करता है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल रखेंगे तो शायद हम डबल यूज़ कर पाएँ। हाँ, एंगल हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, लाइट्स जो हैं वो इस तरफ से आ रही है तो शेडो इस तरफ पड़ेगी, तो इस तरफ कुछ रख सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, राइट, कुड बी समवॉट लाइक दैट, इस एंगल पे, ठीक है। सो देन वी कैन फिक्स एनी टाइम, हमें लगेगा जब हमको चेंजेस लाने हैं तो हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे बना बनाया हमारा ऑलरेडी बना बनाया ये रखा हुआ है, कभी भी हम इसकी आई शेडोज़ वगैरह सारा कुछ ऑफ कर सकते हैं। सो वी कैन एक्चुअली चेक करके भी देख सकते हैं कि भाई कौन सा बेटर नज़र आ रहा है। इट्स अप टू अस कि हमको कौन सी चीज़ यूज़ करनी, तो ये वेरिएशन बना के रखने से थोड़ा सा फ़ायदा होता है। सो अभी फ़िलहाल ये वाली ट्रेसिंग करते हैं, प्रैक्टिस आप पेन टूल से कीजिए, थोड़ा सा स्केच ड्राइंग की। कैरेक्टर अगर आपको पसंद है तो कैरेक्टर बनाइए, अगर आपको कैरेक्टर के बजाय कोई प्रोडक्ट बनाना अच्छा लगता है तो प्रोडक्ट बना सकते हो आप, ठीक है। ये वाला ट्रेसिंग मेथड यूज़ करें, मैनुअल ट्रेसिंग मेथड, और फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना पेन टूल वाला, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।